हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों को। पिछले वीडियो में हमने 6.1 चैप्टर के बारे में अध्ययन किया था, उसको समाप्त किए थे और आज जो है हम थेल्स प्रमेय और उसके विलोम के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। तो गौर कीजिएगा, यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थेल्स प्रमेय जो है वह मेरा 6.1 प्रमेय हुआ और थेल्स प्रमेय का विलोम जो प्रमेय है यह मेरा 6.2 प्रमेय हुआ। तो देखते हैं यहाँ पे थेल्स प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यह क्या कहता है, इसको हम गौर से पहले समझेंगे। यह देखिए, यह जो है मेरा एक त्रिभुज है, इसका नाम ABC है। कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, ठीक है, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब यहाँ AB और AC को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचे तो यह DE जो है, मतलब AB को D पे और एक रेखा जो है AC को E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि यह DE जो है वह BC के क्या है, समांतर है। मतलब यहाँ पे कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब एक ऐसा रेखा खींचना है जो AB को एक बिंदु पे और AC को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे और यह प्रतिच्छेद जहाँ पे करेगा उसको मिलाएंगे तो वह लाइन जो है वह त्रिभुज के अन्य भुजा के समांतर होगा। तो यहाँ पे हम क्या काम किए हैं, AB पर एक बिंदु D और AC पर एक बिंदु E इस प्रकार से लिए हैं कि यह DE जो है वह BC के क्या है, समांतर है। तो हमको साबित करना होगा यहाँ पे कि यह जो है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। मतलब AB और AC को तो यह D और E प्रतिच्छेद करता है, तो हमको साबित करने के लिए कहता है यह AD बट्टा DB का जो रेशियो होगा, AD बट्टा DB का जो रेशियो होगा वही रेशियो AE बट्टा EC का होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो रेशियो AD बट्टा AD बट्टा AB का होगा वही रेशियो AE बट्टा AC का होगा। या जो रेशियो DB बट्टा AB का होगा वही रेशियो EC बट्टा AC का होगा। यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखते हैं, हम इसको साबित करते हैं। हम इसमें ये बीच वाले को साबित करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC में D भुजा AB पर तथा E भुजा AC पर इस प्रकार स्थित है कि यह DE जो है BC के समांतर है। तो सिद्ध करना है कि AD बट्टा AB, AD बट्टा AD बट्टा इतना ही लिख देते हैं, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा AC, ठीक है, इतना लिख दिए। तो हमें यही सिद्ध करना है। आते हैं हम बनावट में कुछ काम करते हैं। यहाँ पे बनावट में हम क्या काम करते हैं, E से EM और D से DN लंब हम खींच देते हैं। E से EM लंब AB भुजा पे
और DN लंब जो है वह हम AC भुजा पे खींच देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको और इसको जो है मिलाने का काम कर दिए। ठीक है, इस भुजा को हम मिलाने का काम कर रहे हैं। तो बनावट में हम क्या काम करते हैं, यहाँ EM लंब AB व DN लंब AC खींचा तथा उसके बाद हम क्या काम करते हैं, BE व CD को मिलाया, इसको हम मिलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं अब चलिए अब साबिती से हम करते हैं। सबसे पहले इसको साबित करने से पहले दो चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ पे जो है यह ABC मेरा एक त्रिभुज है, यहाँ पे AD जो है वह त्रिभुज BC पर लंब है। अगर यही मेरा त्रिभुज ऐसे रहेगा, ठीक है, ABC और शीर्ष A से ही इस पे लंब देना है तो हम इस पे लंब दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी भी AD जो है वह भुजा BC पर लंब है। फर्क ये है कि यह त्रिभुज ABC के अंदर है तो यह जो है आंतरिक रूप से लंब है और यह जो है यह बाह्य रूप से लंब है। फर्क बस यही है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे EM जो है, EM वह ADE के लिए अगर शीर्षलंब लेने की बात करें त्रिभुज ADE के लिए तो EM जो है यह पूरा AB भुजा पे लंब है। तो यहाँ पे EM जो है ADE के लिए भी लंब है। उसके बाद EM जो है अगर हम त्रिभुज BED लेते हैं तो इसके लिए भी EM लंब होगा। ऐसे फिगर यहाँ से बनाएंगे तो यह जो फिगर है ऐसे है, यह B है, E है और यह D है। तो यहाँ से जो है इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से ऐसे लंब डालते हैं तो यह EM जो है वह अभी यह DB पर भी लंब है। यह जो लंब है सो बाह्य रूप से लंब है। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। फिर हम इधर CDE में आएंगे, CDE में तो यह DN जो है, DN पूरे भुजा AC पर लंब है। DN जो है पूरा भुजा AC पर लंब है। तो इसका मतलब हुआ कि हम जब ADE त्रिभुज लेंगे, ADE तो उसके लिए शीर्षलंब DN हो जाएगा इस साइड से। और जब हम CDE त्रिभुज लेंगे, CDE और इसके लिए लंब लिखना होगा तो हम DN लिखेंगे और यह DN जो है वह बाह्य रूप से लंब है। 9 में एक प्रमेय भी पढ़े हैं कि समान समांतर रेखा, समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। क्लास 9 में हम पढ़े हैं कि यह दो रेखा जो है L समांतर M है और समान इसके अंदर जो है दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज जो है ABC है और दूसरा त्रिभुज जो है PBC है। त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज PBC में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ABC में भी BC भुजा आया और PBC में भी BC भुजा आया। तो यह जो है समान आधार जो है BC है और यह समान समांतर रेखा, समांतर रेखाएं, यहाँ पे समान समांतर रेखा L समांतर M के बीच स्थित है। त्रिभुज ABC और PBC समान आधार BC और समान समांतर रेखा L समांतर M के बीच स्थित है। इसलिए एरिया ऑफ ABC मतलब त्रिभुज ABC के जो क्षेत्रफल होगा वह त्रिभुज PBC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये क्लास 9 में हम पढ़ के आए हैं, जो कि यहाँ ये दोनों चीज़ों का यहाँ यूज होगा, इसलिए हम ये बता दी है। चलिए अब आते हैं, हम इसको साबित करते हैं।
ठीक है, गौर कीजिएगा यहाँ पे। जिसको साबित करना है उसको हम प्रमाण में लिखते हैं, ठीक है। तो हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, हम क्षेत्रफल का रेशियो निकालते हैं बट्टा में त्रिभुज इधर से BED का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, तो 1/2 अगुने आधार ADE का आधार मान लेते हैं AD है, और शीर्षलंब तो EM जो है वह पूरा भुजा AB पर लंब है, तो शीर्षलंब EM हो गया। फिर नीचे 1/2 BED का 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, तो आधार क्या हो गया, DB हो गया। और शीर्षलंब तो यह जो है BED पे EM जो है वह बाह्य रूप से लंब है, तो यहाँ पे शीर्षलंब हो गया मेरा EM से EM 1/2 से 1/2 समाप्त हो गया। तो यह आ गया। इसी को शॉर्ट में हम लिखते हैं एरिया ऑफ ADE। AR मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ADE बट्टा एरिया ऑफ हो गया BED, ठीक है। BED बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर इधर हो जाएगा AD बट्टा में DB, समीकरण 1, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अब हम उधर से आते हैं AED को हम ADE लिख देते हैं, AED को हम ADE ही लिख देते हैं। तो नाउ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बट्टा में आते हैं CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। बस ध्यान में हमें रखना है ADE नाम तो वही है, लेकिन अब जो हम शीर्षलंब लेंगे वह DN लेंगे। ADE के लिए भी DN शीर्षलंब लेंगे, CDE के लिए भी शीर्षलंब जो है हम DN ही लेंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार, तो ADE के लिए आधार हो गया AE और शीर्षलंब हो गया DN। त्रिभुज CDE के लिए आधार हम दे देंगे EC, ठीक है, और इसके लिए शीर्षलंब तो CDE के लिए भी शीर्षलंब जो है वह मेरा क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। DN से DN 1/2 से 1/2 समाप्त हो गया, ठीक है। अब जो है यह लिखते हैं हम एरिया ऑफ ADE, शॉर्ट में CDE के क्षेत्रफल को लिखेंगे एरिया ऑफ CDE बराबर इधर आ गया मेरा AE बट्टा में हो गया EC। समीकरण इसको मान लेंगे 2, ठीक है, इसको हम मान लिए समीकरण 2। चलिए गौर कीजिएगा, इसको हम समीकरण मान लिए यहाँ पे 2। अब जो है हम यहाँ पे लिखते हैं, गौर करिए, यहाँ पे DE जो है वह BC के समांतर है। DE जो है वह BC के समांतर है। थोड़ा गौर से देखते हैं, त्रिभुज यहाँ पे गौर कीजिए BED व त्रिभुज CDE में अब गौर से देखिए कि इसमें कौन कौन अक्षर कॉमन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं E दोनों में है और D दोनों में है, मतलब यह ED या DE जो है वह दोनों में है, तो उसको जो दोनों में कॉमन होगा उसको आधार मान लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं BED में यह DE भुजा जो है, DE भुजा इसमें भी है। CDE में यह DE भुजा है। BED त्रिभुज लिए तो उसमें DE भुजा है। CDE लिए CDE उसमें भी यह DE भुजा है।
तो समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हम देख रहे हैं BED में भी DE है और CDE में भी DE है, और यह दोनों त्रिभुज जो है वह DE समांतर BC, यह दोनों त्रिभुज जो है वह DE समांतर BC के बीच स्थित है, इसलिए इसके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, समान होंगे। तो हम इसी बात को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसी बात को लिखते हैं। चूंकि ठीक है समान आधार DE व समान समांतर रेखाओं DE समांतर BC, ठीक है, DE समांतर BC के इधर लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको इधर लिख देते हैं। समान समांतर रेखाओं DE समांतर BC के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं, इसलिए एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, यह BED का जो क्षेत्रफल है, BED का जो क्षेत्रफल है वह एरिया ऑफ CDE के बराबर हो जाएगा, CDE के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं अब हम, यह क्षेत्रफल बराबर हो गया, तो आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, ठीक है, तो समीकरण 2 से आएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE है, एरिया ऑफ ADE और बट्टा में एरिया ऑफ है CDE बराबर है यहाँ पे AE और बट्टा में EC, ठीक है, समीकरण 2 में यह है। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यह CDE के जगह पे BED लिख देते हैं, दोनों इक्वल है यहाँ पे, इसको मन है तो आप 3 मान सकते हैं या रहने दीजिए। तो एरिया ऑफ हो गया ADE बट्टा एरिया ऑफ हो गया CDE के जगह हम लिख देंगे BED बराबर हो गया AE बट्टा में EC, समीकरण इसको मान लेते हैं हम 3, ठीक है। तो गौर से अगर देखिएगा आप, समीकरण 1 का LHS और 3 का LHS दोनों सेम है, दोनों यहाँ पे क्या है, सेम है, तो इसका भी RHS और इसका RHS दोनों सेम हो जाएगा। तो आते हैं हम समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 एवं समीकरण 3 से हम क्या देख रहे हैं, LHS बराबर है, तो RHS है AD बट्टा में है DB और इधर है AE बट्टा में है EC, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, AD बट्टा DB AE बट्टा EC, तो यह हो गया मेरा प्रूफ्ड, ठीक है, यह हमें लाना था। एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन, यह थ्योरी आए तो हम ऐसे भी लिख देंगे। कभी कभी यह थ्योरी जो है वह 2 टाइप से पूछ देता है, थेल्स प्रमेय के कथन को लिखकर सिद्ध कीजिए, तो आप जो है इस स्टेटमेंट को पूरा लिखिएगा और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक साबित कीजिएगा। 2011 के बाद शायद ही कभी स्टेटमेंट को लिख करके साबित करने के लिए कहा है। 2011 से पहले जो है वह स्टेटमेंट को लिख करके साबित करने के लिए अक्सर पूछ देता था। हाँ, अब ऑब्जेक्टिव में यह जो है स्टेटमेंट पूछ देता है और कुछ भरने के लिए इसमें से दे देगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला प्रमेय को देखेंगे।
अब हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम देखते हैं। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ABC मेरा एक त्रिभुज है। कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यह DE जो रेखा है, ठीक है, यह त्रिभुज ABC भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मतलब हम मान लेते हैं यह दिया हुआ है मेरा AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, यह दे रखा है। तो हमें साबित करने के लिए कहता है, ठीक है, हमें साबित करने के लिए कहता है यह DE जो है वह BC के समांतर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो आते हैं हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना त्रिभुज ABC में D भुजा AB पर तथा E भुजा AC पर इस प्रकार स्थित है कि ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि यह AD बट्टा DB बराबर है AE बट्टा EC के। तो सिद्ध करना है कि यह DE जो है वह BC के समांतर है। ठीक है, हम बनावट में क्या काम करते हैं? हम मान लेते हैं कि यह DE जो है यह BC के समांतर नहीं है। मान लेते हैं DE जो है वह BC के समांतर नहीं है, ये लाइन जो है इसके समांतर नहीं है। तो कोई एक ऐसी रेखा तो अवश्य होगी, मतलब यह DE जब इसके समांतर नहीं है तो कोई एक अवश्य रेखा, एक ऐसी रेखा अवश्य होगी जो BC के समांतर होगी। तो हम उस रेखा को मान लेते हैं। तो एक रेखा अवश्य होगी जो BC के समांतर हो। हम मान लेते हैं इसको बनावट में ही, माना यह जो DF है, DF समांतर BC। अब आते हैं हम प्रमाण में। ठीक है, अब आते हैं हम प्रमाण में। मान लिए हैं यहाँ पे कि यह DF जो है वह BC के समांतर नहीं है। तो हम अभी पढ़ चुके हैं थेल्स प्रमेय से कि यदि कोई रेखा जो है किस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हो और अन्य दो भुजा को वह समान अनुपात में, मतलब कि प्रतिच्छेद कर रहा हो, अन्य दो भुजा को वह प्रतिच्छेद कर रहा हो, तो वह जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसको समान अनुपात में विभाजित करेगा। कहने का मतलब अगर यह इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, AD, तीन कंडीशन होते हैं, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, AE बट्टा EC होता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ लिए हैं। तो आते हैं हम इसमें, आते हैं त्रिभुज ABC में। चूँकि यह DF जो है वह BC के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से भुजा क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से भुजा जो है वह अनुपातिक हो जाएगा। मतलब AD बट्टा में हो जाएगा AD बट्टा में DB, अब बराबर इधर हो जाएगा AF, क्योंकि F पे काटता है, E पे नहीं, AF बट्टा FC। इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं कितना, 1। ठीक है, इधर बना देते हैं। लेकिन
इसी के नीचे आप लोग इसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है। हम इधर से बना देते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन दिया हुआ है कि हमें तो पहले से दे रखा है यहाँ क्वेश्चन में AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। ये समीकरण 2 हो गया। आते हैं हम समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है। 1 और 2 में कुछ मिल रहा है, गौर से देखिए। समीकरण 1 और 2 को देखने से लग रहा है AD बट्टा DB LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसका RHS AF बट्टा में FC बराबर हो गया AE बट्टा में EC, ठीक है। तो अब गौर से देखते हैं यहाँ पे कि क्या कुछ मिला इससे हमको। इस फिगर को भी हम थोड़ा सा यहीं पे बना देते हैं ताकि मेरा ध्यान यहीं पे रहे, ठीक है। फिगर एक ही को रखिएगा, ABC है, यह D है, यह E है और ये मेरा था F। यहाँ से कुछ दिखाई देता है या नहीं सो देखते हैं। तो AF बट्टा FC, AF बट्टा FC, AE बट्टा EC, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या काम करते हैं, इसको पलट देते हैं। सबसे पहले दोनों तरफ पलटेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इधर EC ऊपर और AE नीचे। अब हम जानते हैं दोनों तरफ समान चिन्ह हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं और भाग करते हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर हम दोनों तरफ एक जोड़ रहे हैं। FC बट्टा AF प्लस 1 EC बट्टा AE प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, AF यह हो गया FC प्लस AF और इधर हो गया AE, तो EC प्लस AE आ गया। अब गौर से देखिएगा, FC प्लस AF, FC प्लस AF, FC प्लस AF मिलके हो गया AC बच्चा में AF है। EC प्लस AE, EC प्लस AE, EC प्लस AE मिलके हो गया AC बच्चा में AE। ऊपर से ऊपर काट देते हैं, फिर एक बार में कट जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इधर आ गया AE और AF को 1 से गुना करेंगे AF। तस्वीर में आप देखते हैं तो A से E की दूरी, A से E की दूरी और A से F की दूरी, A से F की दूरी, A से E की दूरी, A से F की दूरी, दोनों की दूरी समान है। लेकिन तस्वीर से तो नहीं लग रहा है यह, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको आगे लेके चले तो यह जो है दोनों की दूरी सेम है। तो दोनों की दूरी सेम है, इसका मतलब क्या है कि यह जो हम DF समांतर माने हैं, मतलब यह जो F बिंदु है यह E पर ही होगा, यह F बिंदु E पर ही होगा तभी यह बराबर होगा, नहीं तो यह ऐसे बराबर नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं यह जो है समपाती का कंडीशन है। कहने का मतलब जब F बिंदु E पर हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हम समपाती। तो यह जो है AE और AF, ठीक है, AE और AF यह तभी जो है यह तभी बराबर होंगे जब F और E बिंदु समपाती हो। यह तभी संभव होगा, यह तभी संभव होगा जब बिंदु, यह तभी संभव होगा जब बिंदु F एवं E समपाती हो, समपाती हो। तो इसका मतलब हमारा मानना कि DE जो है BC के समांतर है, यह क्या हुआ, गलत हुआ। क्यों?
क्योंकि हम यह समांतर नहीं माने और DF को जो है BC के समांतर लेके चलें, तब मेरा यहाँ पे आ गया AE बराबर AF, मतलब A से E की दूरी और A से F की दूरी, दोनों की दूरी क्या आ गया है, समान आ गया है। तो यह समान तभी होगा जब F जो है वह E के साथ क्या हो, समपाती हो, मतलब एक स्थान पे हो। ठीक है, तो यह तभी संभव है जब बिंदु F एवं E समपाती हो। इसका मतलब यह जो हम माने हैं वह गलत माने हैं, अतः ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। ठीक है, और लास्ट लाइन लिख देंगे, अतः यह BC जो है वह अतः DE जो है वह समांतर होगा BC के। ये हो गया मेरा प्रूफ्ड। ठीक है, अतः थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, अलग लिख देते हैं, अतः यहाँ पे लिख देते हैं, बस एक लाइन है, इसी के नीचे हम लिखेंगे, इसी के गलत है कि नीचे लिख लेना है। अतः यह DE जो है वह BC के समांतर है और ये हो गया मेरा प्रूफ्ड। ठीक है, तो यह मेरा दो थ्योरी रहा और इस थ्योरी को हम विरोधाभास करके बनाते हैं। विरोधाभास को इंग्लिश में बोलते हैं कंट्राडिक्ट। तो थेल्स प्रमेय के विलोम को जो है हम विरोध करके बनाते हैं, मतलब जो कहता है ठीक उसके उल्टा मान करके हम बनाते हैं और इस तरीक़ा से इसको साबित करते हैं। आप लोग गौर से इसको देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया था समझाना फर्स्ट वीडियो में ही, जो थेल्स प्रमेय से रिलेटेड था, तो देख लीजिए। थेल्स प्रमेय में क्या था, यह मेरा त्रिभुज ABC था। ठीक है, तो इसमें हम देख लिए कि यह DE जो है, यदि DE समांतर होगा BC के, तो थेल्स प्रमेय से क्या हुआ था, थेल्स प्रमेय से भुजा समानानुपात में आता है। ठीक है, मतलब AD बट्टा DV वही रेशियो हो जाएगा AE बट्टा में EC का। ये तो हम देख लिए थे। ठीक है, दूसरा हम बोले थे AD बट्टा AB, AD बट्टा AB, AE बट्टा AC, AE बट्टा में AC, और तीसरा बोले थे यह BD बट्टा AB और इधर CE बट्टा में AC। अगर ये दोनों लाना रहे तो हम कैसे लाएंगे, इस पे विचार करते हैं। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। पहला हम लिख देते हैं AD बट्टा DB और इधर हम लिख देते हैं, ठीक है, इसको पलट देते हैं, DB बट्टा AD बराबर हो गया EC बट्टा में आ गया AE। ठीक है, अब हम दोनों तरफ जो है वह समान चीज़ जोड़ देते हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हम समान चीज़ जोड़ देंगे, तो यह हो गया, एक जोड़ देते हैं AD प्लस 1 और इधर हो गया EC बट्टा AE प्लस 1। एलसीएम लेंगे AD, तो DB प्लस AD बराबर यह हो गया AE, तो यह हो गया EC प्लस हो गया AE। तस्वीर देखते हैं, DB प्लस AD, DB प्लस AD, DB प्लस AD मिलके हो गया AB बट्टा में AD। ठीक है, और इधर EC प्लस AE, EC प्लस AE मिलके हो गया AC बट्टा में है AE। अब इसको पलट देते हैं, तो AD बट्टा AB इधर हो गया AE बट्टा में AC। तो देखिए यह आ गया मेरा AD बट्टा AB, AD बट्टा AB और इधर हो गया AE बट्टा AC, AE बट्टा AC आ गया। यह दूसरा मेरा प्रूफ हो गया। और
तीसरा अगर हमें प्रूफ करने आ जाए, ठीक है, हम यहाँ पे यह तीनों चीज़ को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन सोल्व करने में हमें तीनों चीज़ों को याद रखना होगा, जैसा कंडीशन होगा उस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। तीसरा भी दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यह लिख देंगे पहला वाला, AD बट्टा DB AE बट्टा EC, यह लिख दिए हम यहाँ पे। उसके बाद हम इसी में क्या काम करते हैं, यहीं से, ठीक है, हम इसको पलटेंगे नहीं, हम दोनों में एक जोड़ देते हैं। इधर भी एक ऐड कर देते हैं और EC प्लस 1 इधर भी हम एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ एक ऐड कर दिए हैं। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। DB तो यह हो गया AD प्लस हो गया DB बराबर, इधर हो गया EC तो यह हो गया AE प्लस हो गया EC, ठीक है। थोड़ा सा इधर देख लीजिए, दिखाई नहीं देगा। यह हो गया मेरा क्या, AD बट्टा DB प्लस 1, यह है AE बट्टा EC प्लस 1। दोनों तरफ जो है हम एक जोड़ दिए हैं। DB तो यह हो गया AD प्लस DB, इधर हो गया EC तो AE प्लस हो गया EC, ठीक है। अब फिगर देखिए, तो क्या है मेरा AD प्लस DB, AD प्लस DB मिलके हो गया AB, अब बट्टा में है DB, इधर AE प्लस EC, AE प्लस EC, AE प्लस EC मिलके हो गया AC, अब बट्टा में है EC। अब इसको पलट देते हैं, DB, ठीक है, बट्टा में AB और इधर है EC बट्टा में AC, ठीक है। देखिए यहाँ लिखे हैं हम BD और यह D पहले और B पहले है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। BD मतलब यह BD तो यहाँ भी हो गया DB, कोई दिक्कत नहीं है। अब बट्टा में है AB, बट्टा में है AB तो यहाँ भी AB है। इधर है CE ये हुआ CE तो यहाँ भी है CE को EC लिखे हुए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बट्टा में यहाँ भी AC है, यहाँ भी क्या है AC है, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। तो अब हमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। यदि समांतर रहे तो थेल्स प्रमेय से लिखेंगे, कहीं भी अगर यहाँ समांतर है तो हम क्या चीज़ का यूज किए हैं, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से समांतर रहे तो थेल्स प्रमेय से भुजा अनुपातिक हो जाएगा, एक चीज़ को ये ध्यान में रखना है। और दूसरा, अगर समान अनुपात में दिया हुआ रहे तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। जहाँ समान अनुपात में है तो वहाँ जो है जिस बिंदु पर वह भुजा को काटेगा वह दोनों बिंदु को मिलाने से जो रेखा होगा वह त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो पॉइंट्स में दो चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है। पहला, समांतर रहे तो थेल्स प्रमेय से भुजा अनुपातिक हो जाएगा। पहला ये थेल्स प्रमेय से, यदि भुजा अनुपातिक हो, अनुपातिक या समानुपाती हो तो थेल्स प्रमेय के विलोम से भुजा समांतर हो जाएगा, भुजा समांतर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह दोनों प्रमेय जो है हम इस वीडियो में बना दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 का सारे क्वेश्चन बताएंगे। और आपको यदि अच्छा लगा हो या इसमें कोई सुधार की ज़रूरत हो
तो आप अवश्य कमेंट करके उसमें बता दीजिएगा कि यहाँ पे ऐसे सुधार की ज़रूरत है। मतलब या तो कोई लिखावट में कहीं इधर उधर या नहीं लिख पा रहे होंगे, कोई भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा, ताकि हम उसको सुधार करके और फिर जो नए वीडियो बनाएंगे उसमें सुधार करके आगे हम प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।